स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न 2025 के आगाज में सिडनी में जोरदार आतिशबाजी। नए साल का जोर शोर से हुआ आगाज। दुबई में नए साल की जश्न की तैयारी में जुटे लोग। बुर्ज खलीफा की इमारत में रंगीन लाइट शो, डांस के साथ 2025 के आगाज को तैयार। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में किया गया नव वर्ष का स्वागत। दीपक से नव वर्ष 2025 मंगलमय लिखकर किया गया नए साल का स्वागत। यूपी डीजीपी ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की अग्रिम बधाई। बोले शराब पीकर ना चलाए गाड़ी, 3 सवारी पर होगा चालान। उत्तराखंड में नए साल के जश्न का काउंटडाउन जारी। मसूरी में वाहनों की लगी लंबी कतार। रुद्रप्रयाग के चोपता में भारी बारिश का मजा ले रहे सैलानी। दुग्गल बिट्टा से चोपता तक शटल सेवा प्रारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साल 2024 में कई प्रमुख हस्तियां इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपार सफलता और प्रतिष्ठा हासिल की। यह साल कुछ के लिए खुशियां से भरा रहा, जबकि दूसरों के लिए दुखों का समय रहा। वर्ष 2024 में जिन हस्तियों ने हमें अलविदा कहा, उनकी याद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इनमें से उस्ताद राशिद खान जैसे संगीत के दिग्गज, फिल्म इंडस्ट्री के कई चर्चित नाम, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी लोग और अन्य कई महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं। इन सभी लोगों ने अपने क्षेत्र में न केवल नाम कमाया, बल्कि अपने कार्यों को समाज से प्रेरित किया। साल 2024 काफी मिला जुला रहा। कुछ लोगों के लिए ये खुशहाल, तो वहीं कुछ के लिए ये दुखों से भरा रहा। 2024 में देश की कई बड़ी हस्तियां इस दुनिया से रुखसत हुई। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी यादें आज भी लोगों को उनकी याद दिलाती है। 2024 में दुनिया को 8 मशहूर हस्तियों ने अलविदा कह दिया। इसमें सबसे पहला नाम उस्ताद राशिद खान का है। दिग्गज शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी को कैंसर की वजह से निधन हो गया। उनकी जादुई आवाज ने लाखों लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। अपनी जादुई आवाज और बेबाक प्रस्तुतियों के लिए मशहूर उस्ताद राशिद खान ने बॉलीवुड की हिट फिल्मों में आवाज दी। उन्होंने आओगे जब तुम, अल्लाह ही रहम और फिल्म सिटी लाइट्स का टाइटल ट्रैक गाया। इस लिस्ट में अगला नाम अभिनेता ऋतुराज सिंह का है। 59 साल के ऋतुराज सिंह ने 20 फरवरी 2024 को अंतिम सांस ली। वो टीवी सीरियल दिया और बाती हम और अनुपमा में काम कर चुके हैं। टीवी शो के अलावा ऋतुराज सिंह ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, यारियां 2 और तुम मिले जैसी फिल्मों में काम किया है। बड़े पर्दे पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। दिग्गज गजल गायक पंकज उधास ने 26 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने ना कजरे की धार, आज फिर तुम पे और चिट्ठी आई है जैसे कई लोकप्रिय गीत गाए। पंकज उधास के प्रति लोगों में इतना प्यार है कि वो आज भी घर घर में मशहूर हैं। 2024 में इस दुनिया से रुखसत होने वाले सितारों की लिस्ट में अगला नाम टीवी एक्टर विकास सेठी का है। वो कसौटी जिंदगी की, कहीं तो होगा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे लोकप्रिय टीवी शो में काम कर चुके हैं। 8 सितंबर को उनका निधन हो गया था। टीवी सीरियल के अलावा विकास कभी खुशी कभी गम और उप्स जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल का 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया। इंडियन फैशन इंडस्ट्री में उनका काफी नाम था। रोहित बल ने फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी अमिट छाप छोड़ी। रोहित बल की क्रिएटिविटी और फैशन सेंस ने उन्हें फैशन की दुनिया का आइकन बना दिया। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा भी आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्हें बिहार की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उनके गीतों के बिना छठ और शादी विवाह अधूरे हैं। 5 नवंबर को 72 साल की उम्र में उनका कैंसर की वजह से निधन हो गया। शारदा सिन्हा ने कार्तिक माह से जोरिया और सूरज भइले बिहान जैसे गीत गाए हैं। इसके अलावा उन्होंने तार बिजली और बाबुल समेत कई बॉलीवुड गानों में अपनी आवाज दी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन तबला वादक जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर को 73 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी की वजह से निधन हो गया। महान तबला वादक अल्लाह रखा के बेटे जाकिर हुसैन ने तबला वादक के तौर पर प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने तबले को शास्त्रीय संगीत की सीमाओं से परे जैज और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत समेत दूसरे रूपों में पहचान दिलाई। जाकिर हुसैन ने अपने 6 दशक के करियर में 4 ग्रैमी अवार्ड जीते।
दुनिया से रुखसत होने वाली मशहूर हस्तियों में श्याम बेनेगल का नाम भी शामिल है। 1970 और 1980 के दशक में सिनेमा जगत में क्रांति लाने वाले दिग्गज फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर को 90 साल की उम्र में किडनी की बीमारी से निधन हो गया। हैदराबाद में जन्मे इस फिल्म निर्माता ने 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्याम बेनेगल की बेहतरीन फिल्मों में अंकुर, मंथन, निशांत, जुनून, मंडी, त्रिकाल, कलयुग, सरदारी बेगम और जुबेदा शामिल हैं। खबर नई दिल्ली से, जहां बीजेपी की दिल्ली से सांसद बासु स्वराज ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आज बड़ा हमला बोला। बासु स्वराज ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना मजबूरी से लेकर आए हैं, क्योंकि मौलानाओं को पहले ही से ही भत्ता दे रहे थे। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि पुजारी और ग्रंथी को नहीं दे रहे थे, इसलिए केजरीवाल ने सम्मान योजना को चुनाव से पहले लेकर आए हैं। बुजुर्गों को दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे थे। मैं एक और बात पूछना चाहती हूं, ये अरविंद अपीजमेंट जो है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं नहीं आती क्या? क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन फादर्स, उनको नहीं देना? अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है? खबर दिल्ली से, जहां नववर्ष की पूर्व संध्या को लेकर बाहरी जिले के डीसीपी सचिन शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी और अतिरिक्त महिला कांस्टेबल निगरानी रखेंगे। इसके लिए एल्कोमीटर्स के साथ भी स्टाफ रहेगा, विकेट्स पे प्रॉपर थरो चेकिंग। नववर्ष की पूर्व संध्या पे आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी तैयारी के साथ हम लोगों ने अरेंजमेंट प्रिपेयर किया है, जिसमें लोकल पुलिस का करीब 50 पिकेट्स हमारी रहेंगी और मोर देन 70 मोटरसाइकिल्स और 4 व्हीलर्स में हमारी पेट्रोलिंग रहेगी। स्पेसिफिक जो हमारी स्पेशल यूनिट्स हैं, उनको स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं कि जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अनअनाउंस्ड पार्टीज चल रही हैं, उनको भी कवर करें। कहीं पे ओपन ड्रिंकिंग का कोई भी केस नहीं रहे, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का कोई केस नहीं रहे। इसके लिए एल्कोमीटर्स के साथ भी स्टाफ रहेगा, पिकेट्स पे प्रॉपर थरो चेकिंग रहेगी। खबर दिल्ली से, जहां नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने लगाए गए आरोपों को खारिज किया। साथ ही दावा किया कि दिल्ली की जनता यहां विकास की गंगा बहाने वाले से भली भांति वाकिफ है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित को दिल्ली के विकास का श्रेय दिया। उन्होंने नंबर बताए थे, मधुबन चौक से मुकरबा चौक 422 करोड़ का। थोड़ा सा सुनिएगा, अपने पूरी सामने स्पष्ट हो जाएगी। एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनता है 422 करोड़ का, ठीक है, केजरीवाल की एस्टीमेट बना, ये बना जून 2012 में। उसके बाद कैबिनेट का एक डिसीजन आता है जो टेक्नोलॉजी को चेंज करता है और टेंडरिंग होती है 22 मार्च 2013 को 22032013 टेंडरिंग होती है 280 करोड़। खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा सरकार के मंत्री एवं तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने आज मंझवाली यमुना तट पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नागर ने कहा कि 26 जनवरी तक यह पुल पूरी तरह आवागमन के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें जैसे अभी ये बाढ़ थी, जो फ्लड था इस बार बहुत ज़्यादा आ गया, उस वजह से भी 7-8 महीने काम डिले हुआ। उसके बाद एनजीटी के भी हर साल जो एक रोक लग जाती है, उस वजह से भी 4-5 महीने 6 महीने काम नहीं चलता है, तो उस वजह से थोड़े हमें ये डिले हुआ। और अब उम्मीद है कि 26 जनवरी तक इसके सारे जो भी अब काम थोड़ा बहुत रह गया, इसको कंप्लीट हम कर देंगे। जितनी भी आपने बाधाएं बताई हैं, क्या सभी पुल जिस तरह से यमुना पर बनाए जाते हैं, क्या नहीं वक्त लगता है क्या? नहीं, मैंने आपको कई बार बताया कि पहले इसकी जो डीपीआर थी वो चेंज भी की गई, इसकी हाइट को चेंज किया गया। जो पहले पिलर्स हमने गाड़े थे उनको डेमोलिश करके नए पिलर डाले, उस कारण भी डिले हुई। फिर जो एनजीटी का मैटर, फ्लड का मैटर, वो कई कारण की वजह से ये डिले हुआ था।
खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा सरकार के मंत्री तिगांव विधायक राजेश नागर ने अधिकारियों की मौजूदगी में आज मंजवाली में यमुना नदी के निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। खबर डिंडोरी से है, जहां जिले के बरौदी गांव में झाल पानी घाट में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर पलट गए। हादसे के दौरान ट्रक चालक ट्रक के अंदर फंस रहा और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को ट्रक से बाहर निकाला गया। जैसे ही साल 2024 का समापन हुआ, पूरे देश में नए साल का स्वागत करने की तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस बार सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिला। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक देश के विभिन्न हिस्सों से जयपुर पहुंचे, जिससे शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, होटलों और रेस्टोरेंट में रौनक बढ़ गई। इस रिपोर्ट को देखिए। चाहे आमेर का किला हो या फिर शहर के बीचों बीच बसा मशहूर हवा महल और जंतर मंतर, ये सभी राजस्थान में पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। बीते साल को विदाई देने और नए साल का स्वागत करने के लिए शहर की तमाम नामचीन जगहों पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। फिलहाल तो ये एक ही प्लेस अभी तक एक्सप्लोर किया है, बट वी आर ट्राइंग के और भी जो भी एक्सप्लोर करने लायक प्लेसेस है वो हम करें। सो अभी तो यही एक्सप्लोर किया है। मुंबई से क्या सोच के आए हैं सर? क्या अपने दिमाग में जहन में लेके आए हैं चीज़ें कि ये देखने को मिलेगा? एक्चुअली मैंने पहले ही ऐसा सोचा था कि जैसे राजस्थान वगैरह जो है, ठीक है, राजाओं का स्थान है। सो आई लव हिस्टोरिकल प्लेसेस, सो जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर हिस्टोरिकल प्लेसेस। सो मैंने बहुत सुना था जयपुर के बारे में, सो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई के जयपुर एक बार जाना चाहिए। वैसे तो हम हर साल मनाते हैं मुंबई में न्यू ईयर, सो इस साल हमने सोचा कि जयपुर आया जाए। राजस्थान सर पहले आए हैं, पर जयपुर पहली बार घूमने आए हैं। कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी सर पहला दिन है, अभी तो बढ़िया लग रहा है सर। नेचर को एंजॉय करें, मतलब महल वगैरह बढ़िया बने हैं, एस्थेटिक व्यूज़ हैं, जो गार्डन्स वगैरह बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड हैं सर। बाकी सर अभी देखेंगे तो और कुछ बढ़िया लगेगा, म्यूज़ियम भी बढ़िया। अभी तक तो सर कोई परेशानी नहीं, बढ़िया घूम रहे हैं। जयपुर अपनी संस्कृति, शाही इतिहास, स्वादिष्ट खाने की वजह से मशहूर है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। के लोग और बाकी सब जगह खाना पीना भी यहाँ बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था। जिस होटल में हम लोग रुके वहाँ के स्टाफ, यहाँ के पीपल, सब संस्कृति सब बहुत अच्छा था। वहाँ से हमें अच्छा लगा। जी बिल्कुल, मार्च में हम लोग प्लान कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, ज़्यादा छुट्टी लेके नहीं आए, तो 2 दिन स्टे किए यहाँ जयपुर में, फिर 2-3 दिन के लिए यहाँ ज़रूर आएंगे, क्योंकि बहुत सारा शॉपिंग नहीं कर पाए। हाँ, घूमने उदयपुर, पहला ट्रिप उदयपुर, सेकंड माउंट आबू, फिर थर्ड में यहाँ जयपुर आए हैं। कैसा लगा? कब तक रहेंगे यहाँ पे? बस आज तक, आज शाम में मेरी ट्रेन है। राजस्थान क्यों फेवर करते हैं आप लोग? राजस्थान हिस्टोरिकल पैलेस रहा है शुरू से ही। ये मेवाड़ का, राजपूतानों का जो ऐतिहासिक अच्छा स्थल है, बहुत ही माने बच्चे को दिखाने लायक है और खुद भी समझने लायक है। ये गौरवशाली यहाँ का इतिहास रहा है। वीर भूमि कहा जाता है राजस्थान को। जयपुर आने वाले सैलानियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने स्मारकों और संग्रहालयों पर QR कोड लगाए हैं। इन्हें मोबाइल फोन से स्कैन करने पर सैलानियों को इन जगहों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। ये सर टूरिज्म तो प्रमोट हो ही रहा है, और प्रमोट करने के लिए इस साल जो है हमने मॉन्यूमेंट्स और म्यूज़ियम में QR कोड लगाए हैं। तो एक QR कोड तो ऐसा है जो स्मारक की एक सतही तौर पे जानकारी देता है, म्यूज़ियम की भी देता है, और वो अंदर अगर पर्यटक कहीं घूमें तो जगह जगह QR कोड लगे हुए हैं जो उस पोर्शन जो मॉन्यूमेंट का है, मान लीजिए आमेर का शीश महल है या सुख निवास है, उसकी विशेष जानकारी प्रदान करता है।
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटलों में भी खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। सैलानियों का नया साल यादगार रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। राजस्थान में हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा कमरे हैं। जयपुर के अंदर में हमारे पास करीब 60,000 से ज़्यादा कमरे हैं। तो नए साल के लिए हमारे जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पर नया साल जश्न मनाने के लिए तैयारियाँ हो चुकी है। वहाँ पर लोगों के मान मनवार के लिए कितने टेबलों की जरूरत होगी, किस तरीके से लोग एंजॉय करेंगे, वो सारी प्रशासनिक सुविधाएं हैं। प्रशासन को इन्फॉर्मेशन देना, कई फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो फॉर्मेलिटीज़ प्राय सभी होटलों में तैयारियां कल की जा चुकी है। और निश्चित रूप से हमारे जो मेहमान देशी विदेशी जो भी आएंगे उनका स्वागत यहाँ होगा। साल 2023 में 66% की बढ़ोतरी के बाद 2024 की पहली छमाही में राजस्थान आने वाले सैलानियों की संख्या में 7% का इजाफा हुआ है। पिछले साल राजस्थान में रिकॉर्ड 18 करोड़ सैलानी पहुंचे थे। इस साल ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। लब से जुबां तक उनके महके, महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर, मेरा दिल पर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बहराइच से है। बीती 3 नवंबर की रात बहराइच लखनऊ हाईवे पर फकरपुर थाने के गजधुरपुर मंदिर परिसर में स्थित पांडे ज्वेलर्स प्रतिष्ठान पर शटर व 4 CCTV कैमरे काट कर लगभग 30 किलोग्राम चांदी व 70 ग्राम सोने के आभूषण, नकदी सहित लगभग 20 लाख के चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं फकरपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने उच्च अधिकारियों ने निर्देश पर न सिर्फ इस बड़ी चोरी का घटना का सफल अनावरण किया गया, बल्कि घटना में शामिल 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया। अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में बाल नागा साधु धार्मिक आयोजन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये साधु सनातन परंपरा और नागा संप्रदाय से जुड़े। बता दें कि बाल नागा साधु वे होते हैं जो बहुत कम उम्र में संन्यास और नागा दीक्षा लेते हैं। आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत रौनक देगी, सब कुछ अच्छा देगा। ये महाकुंभ है, ये कुंभ नहीं, अर्ध कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। और इसमें महादेव की कृपा, स्वयं साक्षात महादेव का स्वरूप होता है। ये पूरा की मान्यताएं जुड़ी आस्थाएं होती हैं। ना हमारे पूजा पाठ विभाग में कोई भंगा डाले, ना हम डालना चाहते हैं। जैसे जैसे गुरु मूर्ति लोग इसको आगे के लिए बढ़ा रहे हैं, उसी में हम उनके साथ सक्षम हैं। और खुशियाँ, आप भी आए हैं और भी भगत लोग आएंगे और भी आएंगे, सभी आना। ये महाकुंभ है,
तो इसमें आकर के साधु संतों का आशीर्वाद प्रदान करें और महादेव का प्रदान करें और गंगा माँ में स्नान करें। हर हर महादेव। खबर बधाई से जहां विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना लाभ लेने को उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। बिजली बिलों में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए लोग जमा काउंटर पहुंच रहे, जिसमें यहां भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि बिल जमा करने पहुंच रहे लोग उपभोग से अधिक बिल भेजने सहित मीटर तेज भागने के आरोप लगाते हुए नाराजगी जता रहे हैं। किस लोगों का जमा आया बिल और 21 के बाद 1,15,32 रुपए का आया। हाँ जी 2021 तक जमा है। उसके बाद 1,15,32 रुपए का। अच्छा, खर्चा नहीं कर रहे हैं आप इतना? खर्चा का 2 बल्ब जल रहे हैं घर पे। तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, कारखाना भी कुछ नहीं मेरे पास, आप इनकारी करवा लिए मेरी। आज तो सरकार ने 3 चरणों में जो है वोटिंग योजना निकाली है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पहला चरण है और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दूसरा चरण है और 16 जनवरी से 31 जनवरी तीसरा चरण है। ठीक है, तो तीनों की परसेंटेज छूट का अलग अलग दिया गया है। तो दिसंबर तक जो जमा कर गए हैं, जमा कर रहे हैं आज अंतिम चरण का मतलब पहले चरण का अंतिम दिन है। तो आज OTS करवा लेंगे, उनको अधिक छूट मिल जाएगी। ऐसा है, हमारे को करप्शन को 2 साल मतलब हुए हैं और उसमें जो है 14,000 रुपये का बिल है। अच्छा, मीटर खराब चल रहा है 6-7 महीने। कंप्लेंट भी हमने लिख के दिया है यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। कनेक्शन में नहीं सुधार हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है, हमारा कनेक्शन काट के डाल दिए। हमने कहा पैसा हम जमा करेंगे, कनेक्शन काट के डाल दिया गया। आज 6-7 रोज हो गए, ऐसे में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। कहाँ रहते हैं? क्या समस्या है आपकी? हमारी साथ समस्या यह है कि जाको आज जो डिब्बा में तार हो ना कछुआ पिलवाए रहो, हम चिराइए ना रहे हैं। सर, हमारा नहीं मीटर की मीटिंग निकाली है, मैंने इतनी बढ़ा दी है कि 1,000-1,200 रुपये आ रहे हैं जैसे महीना। पहले 100 रुपये 1,500 आ रहे थे, महीना देते थे। जैसे मीटर खराब कर दिया है, अब कहते 1,000-1,200-1,500 आ रहे हैं बाकी। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने सभी शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में वह शहर के सभी वार्डों में जाकर करीब 1.5 घंटे बैठकर वहां पर साफ सफाई आदि कार्यों का जायजा लेंगी। इसके साथ ही जनता से भी मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और निस्तारण करने के लिए भी क्षेत्रीय पार्षद, नगर निगम व अन्य को निर्देशित करेंगे। नया साल तो हमारी तिथि की तरफ से होता है, वो तिथि आएगी आपको उसमें चैत में, लेकिन नए साल की पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ मिलकर हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। शहरवासियों को नगर निगम की तरफ से क्या मिलेगा? शहरवासियों के नगर निगम के लिए 24 घंटे मैं और मेरे पार्षद, मेरा नगर निगम तत्पर है। कोई हर सेवा, कोई नई योजना हो जो आप नई योजना मैं सब बता चुकी हूँ आधे घंटे में। मैंने बता दिया कि नए साल में मैं हर एक वार्ड से चालू करूँगी। 1.5 घंटा मैं एक वार्ड में बैठूंगी, उसमें एक दिन पहले वार्ड वालों को बता दूंगी, सब पहुँचेंगे। वहाँ हमारे हर विभाग के अधिकारी होंगे, DM साहब से भी बात हुए, वहाँ से भी अधिकारी होंगे और केसा वालों से बात हुई, वहाँ के होंगे, जिससे एक ही छत के नीचे और सबका कार्य होगा। इसका ये है कि मेयर आपके द्वारा। खबर मुरादाबाद से, जहां भीड़ की पिटाई से घायल गौ तस्कर की इलाज के दौरान मौत हो गई। गौ तस्कर की भीड़ द्वारा पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत से हड़कंप मच गया। गौकशी के आरोपी शाहिदीन को लोगों ने गौकशी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर मौके पर जमकर पिटाई की थी। गौ तस्करों को लोगों ने कल रात 3 बजे गौकशी करते हुए मंडी समिति परिसर में रंगे हाथ पकड़ा था। देखिए, कल मझौला थाना क्षेत्र में मंडी समिति में एक व्यक्ति जो मंडी समिति परिसर में अपने कुछ साथियों के साथ एक गोवंशी पशु की गला काट दिया था। उसको वहाँ के लोगों की जानकारी होने पे वहाँ लोग भीड़ पहुँची थी और उसके साथ मारपीट की थी। उस व्यक्ति का नाम शाहिदीन है, जो असालतपुरा का रहने वाला है। उसको सूचना पे पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद उसको तत्काल वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और कल देर रात्रि दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें उसके खिलाफ पहले जो उसने पशु की गला काट दी थी, उसमें उसके खिलाफ
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर में साल का अंतिम दिन में मीरापुर पुलिस के लिए शुभ रहा। पुलिस ने ट्रक चोरी से हुई 95 लाख रुपए की सिगरेट में से 68 लाख रुपए का माल 7 चोरों से गिरफ्तार कर लिया है। 50,70,000 रुपए की नकदी और 28 लाख रुपए की सिगरेट शामिल है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर में 16-17 दिसंबर की मध्य रात्रि को आईटीसी सिगरेट्स ले जा रही एक गाड़ी में चोरी हुई थी, जिसमें तकरीबन 126 कार्टन सिगरेट चोरी हो गए थे। इस घटना का सही अनावरण करते हुए थाना मीरापुर पुलिस ने एक व्यक्ति जो इस गैंग का सरगना है, नरेंद्र पाल, उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से 17 कार्टन सिगरेट बरामद हुई है, जिसकी माली कीमत तकरीबन 28 लाख रुपए है। इसके अलावा जो कार्टन सिगरेट उसने तकरीबन 60 लाख रुपए में खुले बाजार में बेच दी थी। रात को जब ये घटना घटी तो जैसे ही हम SHO साहब के पास वहाँ पहुँचे थाने में, इन्होंने हमारी तहरीर पे FIR लिखने से पहले ही इसके ऊपर तफ्तीश करनी शुरू कर दी थी। मुझे आज भी CO साहब के वो लफ्ज याद हैं। इन्होंने कहा था कि हरनेक सिंह जी, आप चिंता मुक्त रहें, ये आपका माल हम लोग ढूंढ के निकालेंगे, ये गैंग। खबर जालौन से है। व्यस्त जीवन में जहां एक और नवीन फिल्मों का दौर है, तो वहीं इस दौर में 90 के दशक की फिल्मों को लेकर आज भी पसंद करते हैं। इसको लेकर स्नेहा आर्ट्स एंटरटेनमेंट ने बैरत के मालिक एवं फिल्म डायरेक्टर एक्टर अमन कोयरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 90 के दशक के गानों के साथ आज भी लोग पुरानी फिल्मों को देखने पसंद करते हैं। भोजपुरी हो, हिंदी हो या फिर मराठी, तमाम फिल्मों पे काम करने वाले एज ए डायरेक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके यहाँ आज हमारी वे है और उसका विशेष इंटरव्यू आज हमारे साथ रहेगा। उनको आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से तीनों फिल्मों को आप डायरेक्ट करते हैं, एज ए एक्टर भी हैं और तमाम फिल्मों में उन्होंने एक्ट किया है। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। अमन जी हमारे चैनल में स्वागत है। अमन जी, कैसे आप डायरेक्ट करते हैं तीनों फिल्मों में? भाषा का क्या, किस तरीके से आप इसको डायरेक्ट करते हैं? भाषा का जो ज्ञान है, महाराष्ट्र में रहने को मराठी आती है और उत्तर भारत का रहने वाला हूँ, तो भोजपुरी, मैथिली इनसे टच है। और साथ से जैसे भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, डायरेक्शन वगैरह सब तो बेस्ट हो जाता है। अच्छा, तमाम तरीके की आपने अभी फिल्में की हैं, क्या कंसेप्ट रहता है, किस तरीके की फिल्में आप करते हैं जो सब जनता को पसंद आए? बेसिकली मेरी फैमिली फिल्में होती है, एक्शन बहुत कम होता है। ट्रायंगल लव स्टोरी हो गया या तो फैमिली बेस्ड फिल्म, तो टाइप की मूवी होता है। मेलोडीज को मैं खास ध्यान रखता हूँ। मेरे भोजपुरी अभी जो लास्ट मेरी भोजपुरी रिलीज है, कोविड सर्च में तो आया, उसमें उदित जी ने सारे गाने गाए। मेरे मेलोडीज बहुत अच्छे होते हैं। मराठी में भी मैंने स्वप्निल बांडोलकर, मराठी पॉप सिंगर है, रेशमा सोनवणे, जो आइटम सिंगर है, आप वो भी गाना सुनेंगे। तो मराठी के भी मेरे सारे मेलोडीज। बस मैं एक पकड़ता हूँ कि अगर हमें इस बॉलीवुड में अगर किसी चीज़ को जिंदा रखना तो मेलोडीज को लेके चलना। स्टोरी तो अपनी अलग बेस है, पर जब तक गाने अच्छे नहीं होते हैं तब तक मजा नहीं। अच्छा, अभी किस तरीके से परिवर्तन चेंज होता जा रहा है, ऐसे मॉडर्न एरा भी चेंज हो गया है, तो किस तरीके से आप इसको करना चाहते हैं कि अभी वही पुराना पैटर्न चल रहा है या कुछ नया? नहीं, नया का देखिए, बदलाव तो ठीक है, जरूरी है। समाज में बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि हम अपने 90s की अभी आज जैसे कुछ ही इसी साल में कुछ री रिलीज फिल्में हो गई, करण अर्जुन, TTNJ, काफी फिल्में में पब्लिक ने पसंद की है। मीन्स ये एक प्रोड्यूसर को एक मैसेज है कि आज भी पब्लिक को वही मसाला चाहिए। ये थे अमन कोयरी, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, उनको दोनों में मजा आता है। उनका कहना यह है कि पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए, वो चीज़ हम लोग करते हैं और इस तरीके से इनकी तमाम फिल्में सुपर हिट गई हैं, तमाम सीरियल इन्होंने तमाम एक्ट किए हैं और आज भी वो इस तरीके के दिमाग में रखते हैं कि पब्लिक को अच्छा लगे। देखना ये होगा आने वाले समय में इनको किस तरीके से लोग देखते हैं, क्या इनको रिस्पॉन्स मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज, मुंबई। खबर सोनभद्र से है, जहां हेरोइन तस्कर ने दबिश देने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस पार्टी को देखते ही तस्करों ने लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी संभल पाते इससे पहले ही हुए हमले में एक पुलिस जवान घायल हो गया, जबकि एक अन्य सिपाही बाल बाल बच गया।
दिनांक 30/12/2024 को रात्रि लगभग 8:30 बजे वार्ड नंबर 8 वल्लभ भाई नगर ममुआर थाना अनपरा क्षेत्र में मादक पदार्थ की बिक्री की सूचना पर थाना अनपरा की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पूछताछ कर ही रही थी कि अचानक से सुरेंद्र भारती, उसके परिवारजन तथा कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक कांस्टेबल को गंभीर चोटें आई हुई हैं। खबर सहारनपुर से, जहां 21 दिसंबर को मिनी बैंक जनसेवा केंद्र पर हुई लूट को लेकर एक लुटेरे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। लुटेरे का दावा है कि पुलिस ने निखिल व इफ्तिकार को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट दिखाकर फर्जी मुठभेड़ की है। ये दोनों लूट में शामिल नहीं थे। पुलिस ने दोनों को बेकसूर को लड़कों को जेल भेजा है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है इसका नाम विनेश नागर और बिन्नी है। यह गंगो के ग्राम खैरसाल का रहने वाला है। 21 दिसंबर को हुई थाना नकुड़ के कस्बा अम्बेठा में एक जनसेवा केंद्र में जो लूट हुई थी, इसके और इसके साथियों ने मिलकर यह घटना कारित की थी। कुल 8 लोगों ने यह घटना कारित की थी, जिसमें कि 1-2 लोग रैकी करने के और बाकी लोग जो है घटना में शामिल होना प्रकाश में आया है। इन सभी की जो इसमें से टोटल 5 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। झांसी जिले में नावाबाद पुलिस और स्वाट टीम ने इनामी बदमाश को घेरने का प्रयास किया। 20,000 के इनामी अमित यादव और अमर रायकवार ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इनकाउंटर फायरिंग में अमित और अमर घायल हो गए। इन लोगों पर 14 दिसंबर को झांसी जेल जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता पर हमला करने का आरोप है। दिनांक 14/12/2024 को थाना क्षेत्र नवाबाद में कस्तूरी लाल गुप्ता, जो जेलर के पद पर नियुक्त थे, वो जेल से झांसी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। उसी बीच दिन में करीब 12:30 बजे उनको बदमाशों ने घेर के उनके साथ मारपीट कर दी थी। इस घटना के संबंध में नवाबाद थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा जो भी आरोपी थी उनकी लगातार तलाश जारी थी। आज स्वाट टीम तथा नवाबाद पुलिस टीम को ये सूचना मिली थी कि अमित यादव, जो 20,000 का इनामिया है, तथा अमर रायकवार, ये दोनों मुस्तरा की तरफ से पाडरी गांव यूपी के कौशाम्बी जिले में विद्यालय से छुट्टी होने पर राधे राधे गाना गाते हुए छात्र अपने घर जा रहे थे, तभी पीछे से 3 बाइक सवार अज्ञात हमलावर आए और छात्रों को रोककर मारपीट करना शुरू कर दी। हमलावरों ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। मौके पर फिर रहे किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जी हाँ, कल शाम को एक मारपीट की घटना पुलिस के संज्ञान में आई। ये घटना चौकी नारा के अंतर्गत हुई थी और मौके पर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे थे और दोनों पक्षों से वार्ता की गई। अभी इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जांच करने के पश्चात जो भी निष्कर्ष होगा उस आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एटा से खबर है, ANTPF ऑपरेशनल यूनिट आगरा ने जलेसर पुलिस के सहयोग से मादक पदार्थ अवैध कारोबार करने वाले 7 तस्करों को जलेसर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने के बाद बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तारी तस्करों से पुलिस ने 475 ग्राम कोकीन, 667 ग्राम हीरोइन, 1 लग्जरी गाड़ी, बिना नंबर प्लेट की बाइक, 820 रुपए नकद, 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। खबर हरदोई से है, जहां गूगल मैप के सहारे रास्ता ढूंढकर गंतव्य तक जाने वालों को उस पर भरोसा करना एक बार फिर भारी पड़ गया। 1-2 नहीं ऐसे मामले जानकारी लगातार सामने आ रही है। ताज़ा मामला हाथरस का है, जहां फिर एक बार गूगल मैप का उपयोग करने पर गाड़ी गलत रास्ते पर जाकर मिट्टी के ढेर से टकराने की घटना सामने आई। बरेली निवासी अरविंद कुमार कार से भंडारा कार्यक्रम में शामिल होने मथुरा बरसाने जा रहे थे। बरसाना जाने के लिए उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन वह रास्ता भटक गया। गूगल मैप ने उन्हें मथुरा के बरेली के बीच में बन रहे निर्माणाधीन हाईवे पर ले गया। कुछ ही दूरी पर बाद कार मिट्टी पर बने अवरोधक से टकरा गई। हादसे में बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई।
मैं आ रहा था बरेली से, हम मथुरा जा रहे थे भंडारे के लिए। भंडारे के लिए किस जगह? ये राधा रानी गेट पे। राधा रानी पे। तो ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? ये हादसा कम से हुआ है 11:30 बजे। ठीक है। तो ये आप किस रास्ते से आ रहे, गूगल मैप से या अपने आप? गूगल मैप से ही आ रहे थे भैया। गूगल मैप से आपने लगा रखा था। तो मथुरा जा रहे थे आप? बरेली कहाँ से आ रहे थे? बरेली हम रहने वाले हैं, बरेली के हम आ रहे थे दोचरा से। तो इसमें कुछ लोग घायल भी हुए क्या? ना, हल्की चोट आई वैसे। हल्की चोट आई? गाड़ी मैं चला रहा था। गाड़ी आप चला रहे थे। हाड़ कपाऊ ठंड के बीच प्रदेश सरकार जल शक्ति राज्य मंत्री राकेश निषाद ने आज बांदा पहुंचे और उन्होंने कंपा देने वाली सर्दी से बेपरवाह होकर सदर तहसील के बुरखोर ब्लॉक में छोटा पुरवा गांव में पहुंचकर कंबल वितरण के इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ सर्दियों की शुरुआत से ही जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने के निर्देश देते आ रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन निकायों सहित ग्राम पंचायतों में कंबल वितरण कर रहा है। छोटा पुरवा गांव में जल शक्ति राज्य मंत्री राम के निषाद ने सदर तहसील के एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की मौजूदगी में चयनित जरूरतमंदों को लाभान्वित किया। तहसील के बुलावे पर कंबल लेने पहुंचने वालों के हाथ में सर्दी से बचाव के साधन पहुंचते ही चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई देती रही। हम खड़े इस समय बांदा शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूर छोटा पुरवा में, और यहाँ पर जिला प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर आज मंत्री जी कंबल वितरण कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए हैं। और यहाँ छोटा पुरवा में जितने भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको कंबल बांटे जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ मंत्री जी ने पीछे कंबल बांटा है और हमारे साथ मंत्री जी आज जिस तरीके से ठंडी का मौसम है और आज यहाँ एक कंबल बांटे जा रहे हैं, ये किस तरह का कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री वैसे गरीब, निराश्रित और असहाय परिवारों को समय में उनको कंबल और कैंप के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य निरंतर पूरे प्रदेश में जारी है। उसी के क्रम में आज छोटा पुरवा और पूरा के सभी मजरों में कंबल वितरण का कार्यक्रम अभियान रखा गया है। तकरीबन 1 सैकड़ा बुजुर्ग लाभार्थी चेहरों से संतोष की आभा बिखेरते हुए वापस लौटते रहे। हालांकि इस दौरान मौजूद कई महिलाएं कंबल न मिलने पर नाराजगी जताई, तहसील स्टाफ पर लाभार्थी चयन में भेदभाव का आरोप भी लगाती रही। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों व वांछितों के साथ खड़ी। नीक लागत है, गरम है, खूब गर्म है। आज मंत्री जी ने कंबल बांटा है, अब ठंडी से बचत हो जाएगी। बहुत अच्छा की है। लीला कंबल मिला है? नहीं मिला। का कहा? नहीं मिलो, 18 तो नहीं मिलो। तो कुछ कहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। तो यहाँ से तो लेके चले गए हैं। मैं की का हुआ है? का हुआ? मंत्री जी कहा कि थोड़ी से बच जाए, उधर जा तो सबको मिल गए कंबल। हाँ कंबल तो मिल गए हैं? नहीं मिले यहाँ, बेचारे निकलवा कितने जने कहा असर लगा के भगा। लगभग कितनी महिलाएं रह गई हैं? कितनी रह गए हैं? गिनती लगा लिया खैरी कहाँ? अरे लगभग 10-20 10-15 जाने हैं। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े परिवारों के लिए मौसम की मार झेलना आसान नहीं होता। पेट की आग बुझाना मुश्किल साबित होने से कंबल खरीदना संभव नहीं होता। गाइडलाइन के तहत परिवार को एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों सहित स्टाफ के लिए आरोपों से बचना काफी कठिन है। बांदा से के न्यूज के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर के मंडी रोड स्थित पीर वाली गली में स्थित नेशनल मुस्लिम एकेडमी में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक महानगर अध्यक्ष गयूर आलम के अध्यक्षता में और प्रदेश सचिव अमजद अली एडवोकेट के संचालन में संपन्न हुई। ना फीस मेरे हाथ नहीं थी, ना के हाथ नहीं थी। मेरे साल 2 साल मुझे जनपद सहारनपुर के मंडी समिति रोड के पीर वाली गली में नेशनल मुस्लिम एकेडमी में हमारी बैठक चल रही है। अब बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब हम बच्चों को यदि फीस प्रतिपूर्ति हमारे बराबर नहीं मिल रही है तो हम बच्चों को बाहर निकालने का काम करेंगे। दूसरे प्रदेशों में जो राजस्व कम देते हैं, उत्तर प्रदेश से कम देते हैं, वहाँ फीस
ये प्रतिपूर्ति ज़्यादा दी जा रही है। 1200 से लेकर 2500 रुपये तक जो है दूसरे प्रदेश में दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 450 रुपये 2016 से दिए जा रहे हैं और वो महंगाई बराबर 4 गुना बढ़ गई है 2016 से लेकर अब तक। तो इसके लिए वो 400 रुपये से ज़्यादा फीस प्रतिपूर्ति नहीं बढ़ाई गई। इसलिए हमारा कहना यह है कि फीस वाला बच्चा भाग रहा है और बगैर फीस वाला निःशुल्क बच्चा हमारा अनुपात बढ़ता जा रहा है। 25% की बजाय अब हम 50% बच्चे पढ़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां जांच में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के सभी नामांकन पत्र सही पाए गए, इसलिए अब यहां अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला तय माना जा रहा है। खबर काशीपुर से है, नगर निगम के वार्ड नंबर 22 में बसपा प्रत्याशी अरीबा ने अपने नामांकन के साथ चुनावी जंग में शुरुआत कर दी है। प्रचार के दौरान उनके पति मोहम्मद नाजिम ने विकास के वादों की झड़ी लगा दी। कल तक का 267 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपने फॉर्म जमा कराए हैं और 3 वार्ड हमारे ऐसे हैं जिसमें केवल एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें वार्ड नंबर 42, 44 और 51 है, इसमें केवल एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अभी स्क्रूटनी नाम निर्देशन पत्रों के जांच का काम जारी है और शाम तक संभवतः ये पूर्ण हो जाए। उसके बाद की क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, नाम निर्देशन पत्र आज और कल जांच की तिथि निर्धारित है और परसों नाम वापसी का दिन निर्धारित है। उसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और जो विधिमान्य कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची का प्रकाशन। कुछ वार्ड में निर्विरोध भी चुने गए हैं। देखिए, अभी 3 वार्ड हैं जिसमें केवल एक नॉमिनेशन आए हैं। अभी नाम वापसी में तिथि है, अभी अवशेष है, तो अभी किसी भी प्रकार का निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा नहीं की गई। थैंक यू। खबर बागेश्वर से है, कपकोट नगर पंचायत के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दी। कपकोट नगर पंचायत में महिला सीट से भाजपा ने कपकोट से गीता ऐठनी का नामांकन कराया और कांग्रेस पार्टी ने कपकोट से धन्ना बिष्ट को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी गीता ऐठनी का कहना है कि कपकोट विधायक के नेतृत्व में कपकोट के काफी विकास किए गए हैं। कपकोट नगर विकास के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की है। नामांकन वार्ड नंबर 22 से बहुजन समाज पार्टी से किया है। हम अपने वार्ड के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। जो वार्ड की रुकी हुई समस्याएं हैं, जैसे मेन रोड की समस्या है, वो एक ज़माने से ठीक ही नहीं हो पा रही है। मेरी पहली प्राथमिकता उस रोड को बनवाने की रहेगी, उसका विकास करने की रहेगी। बाकी गलियों में हर जगह नाली वगैरह भरी रहती हैं, उनकी साफ़ सफाई, वार्ड वासियों का ध्यान, स्ट्रीट लाइट, गलियों में जो कोई भी नंबर नहीं है, हमारी गलियों में कोई पहुंच नहीं पाता आसानी से, उन चीज़ों पे मैं बहुत वार्ड का ध्यान रखूंगा। उससे पहली प्राथमिकता मेरी सड़कों का जाल बिछाने की ही रहेगी। उसके बाद जो विधवा पेंशन है, जो रुकी हुई, संघर्ष करेंगे। वार्ड नशे की तरफ बहुत अग्रसित हो रहा है, तो रोकने के लिए कार्य करेंगे। खबर काशीपुर से, जहां चुनावी रणभूमि सज चुकी है। इस बार मैदान पर उतरे हैं 8 चुनावी योद्धा जो अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन योद्धाओं में से 2 नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में। भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली और कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल मैदान में, तो जहां दीपक बाली अपने सशक्त संगठन और पार्टी के आधार पर मजबूती खड़े हैं, वहीं संदीप सहगल अपनी सदी हुई रणनीति और जनता से जुड़ाव के बल पर इस मुकाबले में डटे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। मैं अपना प्रदेश नेतृत्व तथा जिला संगठन पूरा कपकोट शिखर और कपकोट मंडल, दोनों मंडलों का बहुत संगठन का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे कि माननीय विधायक जी ने यहाँ बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, उनमें से मुख्य तौर पर भ्रुकुटी नाला है और आदर्श विद्यालय, कपकोट आदर्श विद्यालय का है। 1 करोड़ 7 लाख का वहाँ पर हाल ही में घोषणा हुई है। माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी भी आए थे। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगी।
करूंगी और जो पूर्व नगर पंचायत हमारे माननीय गोविंद बिष्ट जी ने काम किए हैं उनको मैं आगे पूरा करने की मजबूती से कोशिश करूंगी और जो पूरे अधूरे काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगी। और खबर लक्सर से है, जहां लक्सर से हरिद्वार जा रहे बाइक सवार युवक की पत्नी व 8 वर्ष की बेटी ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर काशीपुर से, जहां चुनावी रणभूमि सज चुके हैं। इस बार मैदान पर उतरे हैं 8 चुनावी योद्धा जो अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नगर निगम काशीपुर के नगर प्रमुख के पद हेतु कुल 8 नामांकन हुए हैं और जिनकी आज जांच पूरी हो चुकी है। जांच में सभी नामांकन सही पाए गए और नाम वापसी का दिन जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है 2 जनवरी का निर्धारित है और 2 तारीख को कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहे तो ले सकता है। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।